बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, कल हमने पढ़े थे लीगल मैक्सिम्स। आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा टॉपिक है स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशंस। इसमें क्या होता है, व्हाट डज़ इट मीन्स, कि स्टैट्यूटरी क्या होता है। बेसिकली इंटरप्रिटेशन हम कहते हैं तशरीह को। इंटरप्रेट करना, किसी चीज़ के वजाहत बयान करना, किसी चीज़ के जो है उसको तशरीह करना, किस चीज़ की तशरीह करना, ये हम कहते हैं स्टैट्यूटरी। हम बोलते हैं कानून की। कानून की जो तशरीह होती है, कानूनी तशरीह। अब कानून में हर चीज़ उन्होंने खोल खोल के बयान नहीं की होती। ये जो है इसको एक्सप्लेन करना कि किस लॉ में, किस रूल में कौन सी बात लिखी गई है, वो हम जो है वो डिस्कस करेंगे, तशरीह करेंगे स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशंस के अंदर। अब देखें, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो कानून है उसकी तशरीह किस तरह से की जाती है। और बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं, जैसे हम कहते हैं लिटरल रूल है, गोल्डन रूल है, मिसचीफ रूल है। हम इसको जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस चीज़ को डील करते हैं, इसमें क्या क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशंस को, कि आखिर ये क्या है। बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है, स्टैट्यूटरी interpretation is a process by which court determine the meaning and application of law। बताता है मतलब और एप्लीकेशन ऑफ लॉ, के लॉ को किस तरह से हमने अप्लाई करना है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। एंड रिटन इन द जनरल लैंग्वेज, और इसको आम जुबान में जनरल लैंग्वेज में लिखा जाता है। क्यों? ताकि जो तमाम लोग हैं उनको आसानी से ये बात जो है वो समझ आ सके। और जब हम किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ फैक्ट्स पर इसको अप्लाई करते हैं तो इसमें कुछ जो है वो एम्बिगियस आ जाती हैं। यानी जब हम इस लॉ को या किसी भी रूल को किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ फैक्ट्स पर हम अप्लाई करते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसमें शकूक और शुबहात आ जाते हैं। जैसे कोई एक चीज़ किसी एक चीज़ को डील करती है, और अगर उसमें उसके रिलेटेड कोई और रूल है जो उससे मिलता जुलता है, तो अगर हमें उसके इंटरप्रिटेशन मालूम नहीं है तो हम थोड़ा सा डाउटफुल हो जाएंगे। हमारे दिमाग में जो है वो शक पैदा हो जाएगा कि हम किस लॉ को, किस रूल को फॉलो करें। तो ये बताता है बेसिकली इंटरप्रिटेशंस जो है तशरीह करता है ताकि हमारे लिए आसानी हो कि अगर कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ जाते हैं, शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं किसी भी और पर्टिकुलर फैक्ट्स पर, तो उसको जो है वो आसानी से डील किया जा सके। अब वो कहते हैं कि इट इज़ द रोल ऑफ द कोर्ट इज़ टू एसरटेन द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर व्हेन इट ड्राफ्टेड द लॉ। अब वो ये कहता है कि जैसे हम कहते हैं कि ये तमाम कवानीन जो होते हैं वो केस टू केस वेरी करते रहते हैं। अब एक जैसे तो सारे केसेस नहीं होते। यहाँ पर कोर्ट है या अदालत होती है, उनका एक अहम किरदार होता है। द प्रोसेस वो क्या करते हैं, वो इंश्योर करते हैं डेट लॉ अप्लाइड फेयरली। फेयरली का मतलब होता है कि मुनसिफाना तरीके से जो है वो लॉ को अप्लाई किया जाए तमाम लोगों पर, और तमाम लोग जो हैं वो कानून की नज़र में बराबर होने चाहिए। इस बात को मेक श्योर करता है। और जिस मकसद के लिए बनाया गया है, फॉर द पर्पस फॉर विच दे आर क्रिएटेड, जिस मकसद के लिए उसको बनाया गया है। और वो फिर वो कहते हैं कि जब लॉ बनाया जाता है ना, लॉ बनाया जाता है तो इस बात को ना मेक श्योर किया जाता है कि इसको सिविल रूल्स जो होते हैं मेक श्योर करते हैं कि जो सबको उनके हकूक़ मिलें, उनको जो है वो किसी को किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। और द प्राइमरी रूल जो लिटरल आगे वो रूल्स बता देता है। बेसिकली इसका क्या मतलब होता है, स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशंस हम बोलते हैं कानूनी तशरीह। और इसकी तशरीह इस वजह से की जाती है, इसको बिल्कुल आसान कर दिया जाता है।
कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को, उसके लॉ को, उसके रूल्स को, ताकि इसको बआसानी समझा जा सके, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए किसी भी केस में, और ताकि जो कानून है वो इंसाफ फराहम करने में अहम किरदार अदा कर सके। अब वो ये कहते हैं कि हमारे पास जो प्राइमरी रूल्स हैं, मैंने आपको बताया लिटरल रूल है, गोल्डन रूल है, मिसचीफ रूल्स हैं, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लिटरल रूल। लिटरल यानी हम कहते हैं ना कि लिटरेचर या बिल्कुल बेसिक जो होता है, इसका जो लफ्ज़ी मतलब होता है कि कोई भी लफ्ज़ आ गया है, उसका लफ्ज़ी मतलब क्या है, ठीक है? यानी कोई भी वर्ड है उसका मतलब, द लिटरल रूल डिक्टेट्स दैट statute should be interpreted using the ordinary plain and grammatical meaning of the word. The court doesn't look beyond the text of the statute itself, and the assumptions is that the legislature's intent is clearly and perfectly expressed in the language as use. क्या कहता है वो? कहता है सबसे पहले हमने देखा कि इसको हम कहते हैं लफ्ज़ी मतलब, कि जो वर्ड यूज़ हुआ है उसका मीनिंग क्या है, उसको डिस्क्राइब करना, और ताकि उसको क्लियर किया जाए, उसको क्लियर किया जाए और सिंपल रखने की कोशिश की जाए ताकि इजीली वो अंडरस्टैंडेबल हो। एक मिसाल है कि वो ये समझाता है हमें कि एक मिसाल से कि लॉ प्रोहिबिट व्हीकल्स इन अ पब्लिक पार्क, कि उसने एक वर्ड यूज़ किया है व्हीकल्स। अब इस वर्ड का आगे जो तशरीह है, इंटरप्रिटेशंस क्या, कि कौन सी व्हीकल्स जो हैं वो लॉ ने प्रोहिबिट की हैं पब्लिक पार्क्स में, अब ये तो नहीं पता। अब वो ये कहते हैं इसका लिटरल रूल जो है वो कोर्ट वुड इंटरप्रेट। अब कोर्ट बताएगी कि इस व्हीकल में कौन कौन से व्हीकल्स आ जाएंगे। अब वो ये कहते हैं कि जैसे वो फिर वो उसकी उसके लफ़्ज़ को फिर हमें वज़ाहत से बताती है कोर्ट। वो कहती है जो कार्स हैं, ट्रक्स हैं, बाइसिकल्स हैं, ये सारी जो कॉमन यूज़ होती हैं, अंडरस्टूड टू बी व्हीकल्स, ये सारी जो हैं वो मना है, प्रोहिबिटेड हैं कि वो पार्क्स में ना जाएँ, क्योंकि अगर वो जाती हैं तो उनकी वजह से ग्रास जो है वो ख़राब होती है, पौधे ख़राब होते हैं, तो इसलिए उनको जो है वो प्रोहिबिट किया गया है अकॉर्डिंग टू लॉ। फिर वो ये कहता है कि इन दैट केस कि अगर कोई बच्चा जो है वो ले आए अपनी खिलौना कार, तो क्या वो भी मना है? या फिर मतलब इन ब्रॉड सेंस अगर देखा जाए व्हीकल में, क्या वो भी आ जाती है? या फिर अगर कोई व्हील चेयर पर कोई है, वो चल नहीं सकता, माजूर है, तो क्या वो भी व्हीकल में आ जाती है? तो लॉ ये कहता है कि ये जो इंटेंशन है ना, ये मैटर करती है हर अमल के पीछे। और ये जो हमारे पास चिल्ड्रन टॉय कॉज कार्ड्स हैं, जो व्हील चेयर्स हैं, ये तो मजबूरी के तहत होती हैं। अब जो चिल्ड्रन बच्चों की जो खिलौना कार है वो लेकर आ गया है, इसमें उनकी इंटेंशन देखी जाती है, और इनको जो है वो इजाज़त है, इनको वो रोकेगा नहीं। तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, लिटरल रूल होता है लफ्ज़ का मतलब, और उसके साथ साथ उसकी तशरीह करना कि आया अगर किसी कानून में, किसी रूल के अंदर ये लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो इन द ब्रॉड सेंस इसका मतलब क्या होगा, कौन कौन से इसमें जो हैं वो आइटम्स आ जाती हैं, किन किन चीज़ों को जो है वो मना किया गया है। तो ये चीज़ जो है वो हमें इंटरप्रिटेशन से मालूम होती है, वजाहत से पता चलती है। नेक्स्ट आ जाते हैं द गोल्डन रूल। गोल्डन रूल बेसिकली लिटरल की एक एडवांस शक्ल है। लिटरल से एक उसकी मॉडिफिकेशन है। जैसे हम कहते हैं कि हमें कोई एक रूल के अंदर कोई हमें ऐसा लफ्ज़ मिल गया जो समझ में नहीं आ रहा, और मतलब डाउटफुल है, थोड़ी सी डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है, तो अगर हमारा मकसद लिटरल रूल से पूरा नहीं होता, ये वाला रूल हमें नहीं समझा रहा, उस वर्ड से रिलेटेड,
तो हम दूसरे की तरफ आएँगे, दैट विल बी द एडवांस फॉर्म ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ लिटरल रूल। जैसे हम कहते हैं ना कि चैट जीपीटी है और एक चैट जीपीटी प्रो है। तो चैट जीपीटी जो है वो एडवांस ठीक है, वो हमें नॉलेज देता है बहुत अच्छा, उसके पास जो है वो एक पड़ा हुआ है। बट ये है कि वो हमें अपडेटेड इंफॉर्मेशन, जो अपडेटेड ट्रेजर ऑफ नॉलेज है वो हमें प्रोवाइड नहीं करता। तो यहाँ पे चैट जीपीटी की एक लिमिटेशन आ जाती है कि वो उससे बियॉन्ड हमें नहीं बताता। तो फिर हमें चैट जीपीटी प्रो की तरफ जाना पड़ता है, जो कि हमें उसकी एडवांस फॉर्म है, उसकी मॉडिफिकेशन है बेसिकली, जो कि हमें अपडेटेड डेटा जो है वो शेयर करता है, बताता है। तो अगर हमारी कोई ज़रूरत, कोई नीड पूरी नहीं हो रही किसी एक फ़ेज़ में, तो फिर हम उसकी एडवांस फ़ेज़ में जाते हैं। अब वो ये कहता है, इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ लिटरल रूल एंड इट इज़ अप्लाइड व्हेन लिटरल इंटरप्रिटेशन of statute would lead to absurd, unjust और inconsistent result। अगर लिटरल रूल हमें एक बहुत ही एब्सर्ड सी, एक मशकूक सा रिजल्ट्स दे रहा है, या ऐसे जो है वो रिजल्ट्स दे रहा है जिससे नाइंसाफ़ी हो रही है, या जिससे जो है वो इनकंसिस्टेंट हो रही है रिज़ल्ट में। इनकंसिस्टेंट होता है ना कि अदालती कार्रवाइयों में इंसाफ का एक तसलसल कायम करना। तो वो अगर तसलसल कायम ना रहे, तो ज़ाहिर-सी बात है जो हमारा मुआशरा है उसमें बहुत सारी ख़राबियाँ पैदा हो सकती हैं। तो इन दैट केस कि अगर हमें लिटरल इंटरप्रिटेशन इसमें हेल्प नहीं करता, तो इन सच केसेस द कोर्ट में डिपार्ट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग टू अवॉइड एब्सर्डिटी। तो इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए कोर्ट क्या करती है, वो स्टिल स्टेइंग एट एज़ क्लोज़ एज़ पॉसिबल ऑफ द वर्ड ऑफ द स्टैट्यूट। तो फिर हम कहते हैं कि जो इस लफ़्ज़ के पीछे छुपे हुए जो मतलब हैं, उनके रिज़ल्ट्स से हमें पता चलता है कि हमें अब किस चीज़ को फ़ॉलो करना चाहिए। अब एक मिसाल वो ये देता है कि अ लॉ स्टैट्यूट एक क्राइम है। उसने कहा, एक लॉ स्टेट है, स्टेट्स करता है, उसकी एक लाइन है, कहते हैं क्राइम टू टीयर डाउन अ नोटिस पोस्टेड बाय द सिटी। यानी टीयर डाउन का अगर हम लफ्ज़ी मतलब देखें, टीयर डाउन का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है, फाड़ देना, फाड़ देना। अब अगर हम लिटरल रूल की तरफ आते हैं, तो लिटरल रूल में हम इसके लफ्ज़ी मतलब को ही देखेंगे ना, और उसके अकॉर्डिंगली हम कोई आगे जो अगला अगला लाया हमाल होता है वो करेंगे। तो अगर इस नोटिस को, जो कि पब्लिक नोटिस है, किसी अदालत की तरफ से लगाया गया है, हुकूमत की तरफ से लगाया गया है, तो क्या फाड़ने के अलावा, अब उसने तो सिर्फ़ कहा लफ्ज़ी मतलब को देखें तो सिर्फ़ उसने टियर डाउन की बात की, यानी फाड़ना। उसने ये तो नहीं कहा कि इसको उतारना, या इसको छुरी के साथ जो है वो काट देना, या इसको रिमूव कर देना, उसको डिस्प्लेस कर देना, या उसको मार्कर से ब्लैक कर देना, या ऐसा काम करना जिससे नोटिस पढ़ा ही ना जाए, पढ़ने के काबिल ही ना रहे। तो ऐसी सूरत हाल में अगर हम लिटरल मीनिंग को देखेंगे, तो लिटरल मीनिंग बहुत सारी एब्सर्डिटी को क्रिएट करता है, माशरे में बदमज़गी पैदा हो सकती है। तो इन एब्सर्ड्स जो आउटकम्स हैं, इनसे बचने के लिए फिर हम किस तरफ आते हैं, गोल्डन रूल्स की तरफ आते हैं। और गोल्डन रूल्स जिसमें कोई भी ऐसा अमल जो नोटिस को ख़राब, अब गोल्डन रूल क्या बताता है कि कोई भी ऐसा अमल जिससे नोटिस ख़राब हो जाए, पढ़ने के काबिल ना रहे, तो वो किस ज़मरे में आएगा, वो क्राइम के ज़मरे में आएगा। तो इसका मतलब है कि लिटरल मीनिंग से आगे उसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन जो है वो हमें कौन देता है, गोल्डन रूल देता है, ताकि माशरे में बदमज़गी पैदा ना हो सके। ठीक है। अब टियर डाउन, रिमूव और डीफेस हमने जो है वो ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया। होप सो कि आपको इस बात की समझ आज आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं, द मिसचीफ रूल। मिसचीफ रूल क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना, हम कॉमन लैंग्वेज में इसका मतलब देखें ना, मिसचीफ का मतलब होता है शरारत करना। क्या मतलब होता है, शरारत करना। अब इसका मतलब होता है शरारत में, अगर शरारत, लेकिन अगर कानून में रहते हुए इसका मतलब देखें,
यानी मिसचीफ को कानून में अकॉर्डिंग टू लॉ इसको देखें तो फिर ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जुर्म करना, ऑफेंस कमिट करना जिससे किसी को नुकसान पहुंचा और कानूनी कार्रवाई अमल में लानी पड़ी, तो ये क्या कहलाता है? मिसचीफ रूल। तो हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। कहता है कि द मिसचीफ रूल ऑल्सो नोन एज पर्पोसिव अप्रोच। पर्पोसिव क्या होता है? पर्पस होता है ना, हम कहते हैं पर्पस का मतलब होता है जो भाई एक जगह पर मकसद। पर्पस का मतलब क्या होता है? मकसद होता है ना, तो वहां से निकला पर्पोसिव अप्रोच। यानी अदालत ये देखती है कि कानून बनाने वालों का असल मकसद क्या था, इसके मुताबिक कानून की फिर तशरीह की जाती है, ताकि फिर हम अल्फाज के जो ज़ाहरी मतलब हैं उनके ऊपर डिपेंड ना करें, बल्कि उसको ब्रॉड सेंस में जो है वो समझने की कोशिश करें और उसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। रिक्वायर अ कोर्ट टू लुक, ये क्या करती है? लुक ओरिजिनल, इसका ओरिजिनल पर्पस क्या है ऑफ द मिसचीफ। इट वॉज इंटेंडेड टू रेमेडी। अच्छा, कहता है कि जब हम हमने ना लास्ट लेक्चर में एक पढ़ा था रेमेडी क्या होती है, कि जब हमें कोई भी मसला दरपेश होता है, कोई भी हम कह देते हैं किसी ने चोरी की है, किसी का कानूनी हक जो है वो उसको नहीं मिला, किसी का इस्तेहसाल हो गया है, तो उसको एक रेमेडी दी जाती है लॉ की तरफ से। रेमेडी का मतलब होता है हर परेशानी का कोई ना कोई हल ज़रूर होता है, तो वो जो हल हमने निकाल के उसको देना है, सॉल्यूशन हमने उसको जो देना है, वो यहाँ पर रेमेडी के ज़मरे में आता है। ठीक। अब वो ये कहते हैं कि अब हमने लॉ को भी देखना है कि और इसका ओरिजिनल पर्पस क्या है, इस मिसचीफ को भी देखना है कि जब जिसको अब रिमूव करना है, इस मिसचीफ को रिमूव करने के लिए ये लॉ बनाया गया। अब कोर्ट ने ना सारा बैकग्राउंड देखना होता है। कोर्ट जब भी कोई भी फैसला करती है ना, वो ईच एंड एवरी पॉइंट को देखती है, नोटिस करती है और फिर वो फैसला करती है। वो देखती है लॉ जो है वो क्या कहता है, लॉ में इस चीज़ के बारे में क्या लिखा हुआ है, वो किन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहा है, और अगर ये प्रॉब्लम्स हैं तो इसकी रेमेडी अकॉर्डिंग टू लॉ क्या हो सकती है, वो ये सारी चीज़ें देखेगा। फिर कोर्ट बताती है कि अगर मिसचीफ कंडक्ट हुई है किसी बंदे से, तो कोर्ट उसको कवर करेगा, उस जुर्म को की जो रेमेडी है वो प्रोवाइड करेगा। क्लियर हो गया? अब वो एक मिसाल देता है। मिसाल में वो ये कहता है, हम पहले ऊपर से इसको पढ़ना लें ताकि आपको समझ आ जाए। कहता है कि द मिसचीफ रूल आल्सो नोन एज पर्पोसिव अप्रोच रिक्वायर द कोर्ट टू लुक द रॉ लॉज ओरिजिनल पर्पस, के ओरिजिनल पर्पस क्या है इस मिसचीफ का, एंड द इंटेंडेड टू रेमेडी, कि अगर कोई शरारती जो है वो मूड में किसी की का इस्तेहसाल करता है तो उसकी रेमेडीज़ को क्या प्रोवाइड की जाए, फिर उसकी इंटेंशन क्या थी। द कोर्ट कंसीडर द स्टेट ऑफ द लॉ, वो स्टेट ऑफ द लॉ को ही कंसीडर करती है बिफोर द स्टैच्यूट वाज पास्ड, यानी किसी भी वर्ड की जो कानून पास होता है, उस पास होने से पहले वो कोर्ट में जो लॉज बने होते हैं उनको ही कंसीडर किया जाता है। और अगर प्रीवियस लॉ फेल हो जाता है टू एड्रेस एंड रेमेडी, तो न्यू स्टैट्यूट इन्वेंट किया जाता है। वो कहता है कि अगर कोई ऐसा लॉ है जो कि मतलब पिछला कोई कानून बना हुआ है, कोई रूल बना हुआ है, और वो हमारी मौजूदा सूरत हाल को डील नहीं कर पा रहा, हमें उसकी रेमेडी नहीं दे रहा, तो हम जो है फिर नेक्स्ट एक न्यू स्टैच्यूट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जो कि उस चीज़ को इंटेंट करता है और रेमेडी फ्राहम करता है। एंड द कोर्ट देन इंटरप्रेट स्टैच्यूट इन दैट वे द सरपासिस मिसचीफ एडवांस द रेमेडी। देखिए, जब कोई भी कानून है ना, ये ऐसा नहीं होता कि कानून एक बार बन गया है तो वो उसी तरह से जो है वो रहेगा, उसमें वक़्त के साथ-साथ और ज़रूरियात के साथ-साथ जो है वो उसमें तब्दीलियाँ आती रहती हैं। अच्छा, एक मिसाल है, कहते हैं कि अगर कोई अ लॉ इज़ पास्ड टू कम्बैट इल्लीगल गैम्बलिंग। अच्छा, बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट बात है कि मेकिंग इट इज़ क्राइम टू ऑपरेट अ गेमिंग हाउस, a person runs a website where people can place bets and the court applying। अब देखिए ना, जो एक
अ, आजकल आपको पता है कि एक मारूफ यूट्यूबर जो हैं वो जो इलीगल गैम्बलिंग केस जो है वो उसमें इन्वॉल्व थे और उनको पकड़ा गया है। और इस चीज़ से वो ये कहता है कि अगर कोई ऐसा बंदा जो पहले जुआ खाना चला रहा था, देखिए ना, वो पहले क्या करता था, उसने ना एक गैम्बलिंग हाउस बनाया हुआ था। अब ये तो ऐप सब आई है ना, पहले जुए खाने होते थे, जुए खाने होते थे जहाँ पे जो है वो जुए के अड्डे होते थे, अड्डे कह सकते हैं आप। तो वहाँ पे जो है वो लोग क्या करते थे, वहाँ पे बेट्स लगाते थे, शर्तें लगाते थे। अब उन्होंने कहा कि ये जो है वो हराम है, ज़ाहिर-सी बात है हराम भी है और ये जुर्म के ज़मरे में आता है। और उन्होंने क्या किया, उनकी जो इमारत है उन्होंने, ज़ाहिर-सी बात है वो उसको सेल भी कर सकते हैं और लोगों को जो है वो सज़ा भी होगी। अब लोग इतने मतलब एडवांस हो चुके हैं, इतनी उनकी जो जो है वो दिमाग काम करते हैं, उन्होंने एक मोबाइल ऐप ही बना डाली है जुए की, जहाँ पे वो ऑनलाइन बेट्स लगाते हैं, शर्तें लगाते हैं। जैसे हम यू नो दैट वन एक्सपेक्ट, तो शर्तें लगाई जाती हैं, पैसा लगाया जाता है। तो ये क्या होता है, इसको मिसचीफ रूल बोलते हैं। अब इसमें ये नहीं होता कि पहले क्या होता था, पहले होता था जुआ खाना होता था, जुए के अड्डे होते थे। अब इन जुओं के अड्डों की जगह किसने ले ली है? एक वेबसाइट ने ले ली है। किसने ले ली है? ये जो वेबसाइट है ये एज़ जो जुए का अड्डा है वो उसमें इंक्लूड की जाती है। अब ये जो काम चला रहा है और जिसके थ्रू हो रहा है, मतलब बोथ आर इंक्लूडेड। ऐसा नहीं होगा कि जो चलाने वाला है उसको पकड़ लिया जाए और जो लोग मुलविस हैं फिज़िकली, जो मतलब कि इसको हम उसको अगर फिज़िकली हैं तो वो तो बंद हो जाएगा, बट इसमें अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। और इसकी जो गैम्बलिंग हाउस है, मतलब सारा कुछ है वो ख़त्म करवाया जाएगा, वो केस करना होगा। तो जो बंदा भी इस वेबसाइट के साथ इन्वॉल्व होगा, इसका कोई ना कोई लेना देना होगा, जिसने बनाई, जिसके थ्रू हुई, जो लोग इन्वॉल्व हैं एंड वेबसाइट्स इंक्लूडेड इन इट, तो ये सारे लोग इसमें जो है वो इन्वॉल्व होंगे। ऐसा नहीं होगा कि उनको हम छोड़ देंगे। वेबसाइट बेसिकली वो ऐसे ही है जैसे उन्होंने एक अड्डा बना लिया, लेकिन ऑनलाइन अड्डा बना लिया है। क्लियर हो गया? अब हम आ जाते हैं प्रोसीजरल फेयरनेस। प्रोसीजरल का मतलब होता है, देखें, फेयरनेस का मतलब क्या होता है? मुनसिफाना तरीका, इंसाफ के साथ, मुनसिफाना तौर पर। और फेयरनेस एक प्रोसीजर का मतलब होता है, जैसे देखें ना, एक ये एक बंदा है और इसको ना किसी ने मार दिया है, ये मर गया है और ये इसके जो हैं वो रिलेटिव्स हैं और इसको मारा है इस बंदे ने मारा। अब ये बंदा जो है ये इसके ख़िलाफ़ केस करता है अदालत में केस करता है। ये बंदा बहुत ही तगड़ा बंदा है और इसके पास एक पावर है, पावर ऑफ मनी, पावर ऑफ स्टेटस। तो ये बंदा जो है एक तो मतलब इसको डराता है, धमकाता है और होता क्या है कि इसने अब ये डट गया है कि भाई मैं तो इंसाफ लूँगा, मैं तो केस करूँगा तुम्हारे ऊपर, तुमने मेरे रिलेटिव को जो है वो कत्ल कर दिया है। अब होता क्या है, देखेंगे, बंदा जाता है, ये बंदा गया कोर्ट में तो नहीं, इसने सबसे पहले ये पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन में जाकर इसने एफआईआर दर्ज करवाता है। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद इसकी जो है वो पेशियाँ होती हैं, दूसरा बंदा भी है वो अपने साथ एक वकील कर लेता है, ये बंदा भी जा रहा है। अब ये हमारी अदालत है, ठीक? ये हमारी अदालत है। ये पलड़े पता नहीं सही बनेंगे, ऐसे होते हैं? चलो जो भी है। अच्छा, अब ये हमारी अदालत बन गई। अब ये बंदा जो है, इसको डायरेक्ट तो इंसाफ अदालत से नहीं मिल सकता, 1 दिन में, 2 दिन में नहीं होगा ना। अब ये बंदा जो है ये अपनी पावर को यूज़ कर रहा है, अपनी मनी को यूज़ कर रहा है, अपनी जो है वो स्टेटस को यूज़ कर रहा है और ये बेचारा
परेशान है कि मुझे इंसाफ यहाँ से मिलना है, और इस इंसाफ के रास्ते में ये जो प्रोसीजर है, ये जो पेशियाँ हैं, ये जो कार्रवाइयाँ हैं, गवाहान को पेश किया जाता है, तो ये जो जुर्म से लेकर इंसाफ दिलवाने तक गंद बच गया मेरे से। अच्छा, मैं इसको क्लियर कर लूँ। अच्छा, ये देखें, एक बंदे से ना जुर्म हुआ, जुर्म से लेकर ये उससे जुर्म ओमिट हो गया, इस जुर्म से लेकर इस इंसाफ तक, इंसाफ मिलने के दरमियान तक वो जो प्रोसीजर होता है, पेशियाँ, कार्रवाइयाँ, गवाहान को पेश करना, फिर जो है वो कचहरियों के चक्कर लगाना, ये क्या कहलाता है? बीच वाला पोर्शन, प्रोसीजर। और ये इंसाफ यहाँ से मिलना है, और यहाँ पे जुर्म ओमिट हुआ है, ऑफेंस कमिट हुआ है। अब कहता है ये जो प्रोसीजर है ना, लॉ ये कहता है कि ये जो प्रोसीजर है ये भी फेयर होना चाहिए। यानी किसी बंदे को ज़लील ना किया जाए, किसी बंदे को तारीख़ों के चक्कर ना लगवाए जाएँ, किसी को ज़ोदोकोप न किया जाए, किसी पर प्रेशर ना डाला जाए, किसी को जो है वो मेंटली उसको जो है वो ना किया जाए कि वो बेचारा थक हार के अपना या तो केस वापस ले ले, या फिर उसको सालों लग जाए इंसाफ लेने पर। तो वो ये कहता है, हमारा कानून ये कहता है कि ये जो प्रोसीजर है इंसाफ मिलने तक के दरमियान का, वो भी फेयर होना चाहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो कंसिस्टेंट होना चाहिए, किसी के साथ ज़्यादती ना हो, किसी के राइट्स जो हैं वो हकूक़ हैं उनको मजरूह ना किया जा रहा हो, उनको जो है वो एक रेमेडी दी जाए, तो एक प्रोसीजर जो होता है वो भी फेयर होना चाहिए। आजकल क्या होता है हमारी अदालतों में, 40-40 साल गुज़र जाते हैं, और जो केस है उसकी सुनवाइयाँ, पेशियाँ, कार्रवाइयाँ, गवाहान, तो जब एविडेंस नहीं होते तो फिर क्या होता है कि केस कमज़ोर होता जाता है। वक़्त के साथ-साथ केस कमज़ोर होता जाता है। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जो एविडेंसेस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, मिट जाते हैं, और कुछ लोग जो एविडेंस के तौर पर होते हैं वो मर जाते हैं। तो फिर इस तरह जब ऐसा होगा तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, जब डिले होगा इंसाफ में तो इसका मतलब यही कंसिडर किया जाता है कि इंसाफ हुआ ही नहीं है। डिलेड जस्टिस इसका मतलब होता है कि जस्टिस हुआ ही नहीं है। अब देखें, वो कहता है कि ओह! अच्छा, यहाँ पर कहते हैं कि प्रोसीजरल जो फेयरनेस है, प्रोसीजर फेयरनेस में कहता है कि हमारे पास इसको हम कहते हैं नेचुरल जस्टिस। क्या बोलते हैं? नेचुरल जस्टिस बोलते हैं। इट इज़ अ फाउंडेशनल लीगल कंसेप्ट दैट इंश्योर अ फेयर अनबाइस्ड प्रोसेस बाय एवरी पर्सन अटैच्ड affected by legal or administrative decisions. It focus on the how the decisions is made and not the outcome itself. प्रोसीजर की बात हो रही है, आउटकम तो चलो आना ही आना है, वो तो जो आना है, लेकिन जो प्रोसीजर आना है, प्रोसीजर जो आउटकम के दरमियान में है, वो उसकी बात हो रही है। द प्रिंसिपल ग्रंटी दैट ऑल इंडिविजुअल हैव द राइट्स टू जस्ट एंड इम्पार्शल लीगल प्रोसीडिंग, कि जो लीगल प्रोसीडिंग हो रही है वो इम्पार्शल होनी चाहिए, गैर जानिबदार होनी चाहिए, इसमें कोई भी ऐसा नहीं हो कि पैसे दे लें, बिक जाएं, रिश्वत ले ली, और दूसरी पार्टी को ज़लील और रुस्वा कर दिया, उसको जो है वो फ़ैसला नहीं मतलब हुआ इंसाफ पर मबनी। तो ये सारा जो फ़ैसला करने के प्रोसेस का हर मरहला है उसमें वो कहते हैं वो जस्टिस नज़र आना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको ज़लील करके रख दिया जाए, फ़ैसला करने में, फ़ैसला होने के दौरान के जो मामलात हैं दोनों में फेयरनेस से काम लिया जाएगा, इंसाफ से काम लिया जाएगा। अब ये कहते हैं द पिलर्स ऑफ द नेचुरल जस्टिस। पिलर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम देख लेते हैं द हेयरिंग रूल्स। हेयरिंग रूल्स क्या हैं? ऑडी आल्ट्रम पैट्रम पढ़ा था हमने कल मैक्सिम में। इसमें क्या कहते हैं, लैटिन वर्ड है ना, लैटिन फ्रेज है, और इसमें ये कहता है कि ये एक लैटिन मैक्सिम है,
वो ये कहता है कि हेयरिंग द अदर साइड, यानी हमारे कानून में दूसरे बंदे को भी जिस पर इल्ज़ाम लगा है उसको भी सुना जाता है। ऐसा नहीं होता कि अगर किसी एक बंदे पर चोरी का इल्ज़ाम किसी ने लगाया है तो उसको अदालत फटाफट से जो है वो इसके इस बेचारे की सुनी नहीं और इसको जो है वो सज़ा दे दी। ऐसा नहीं होता, इसको मौका दिया जाता है, इसको बताया जाता है कि हाँ, इसको रिटर्न फॉर्म में बताया जाता है कि आपके ऊपर ये इल्ज़ामात लगे हैं, आप अदालत में आएँ, अपने गवाहान पेश करें, अपने बयानात दें रिटर्न फॉर्म में, अपने जो है वो अपने जो क्या उसको कहते हैं, अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए जो आपके पास है एविडेंसेस, वो जो है वो आप पेश करें। तो दोनों के जो है वो सुनकर दोनों की हियरिंग करेगा और उसके बाद ही दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद जो है वो उसको फ़ैसला किया जाएगा। यानी हमारी जो कोर्ट होती है वो सफाई देने का पूरा मौका दिया जाता है जिसके खिलाफ केस हो रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली वी आर रीडिंग ऑन जस्ट इन द रिटन नोट्स, इम्प्लीमेंट यहाँ पर नहीं होता, हर चीज़ ऑपोजिट है। वो लिखकर एक नोटिस जारी करता है, इल्ज़ामात जो हैं वो लिखे होंगे, वो बताता है आपने, आपकी ये डेट है, इस डेट पर आपने आना है, आपकी हियरिंग होगी, तो आपके जो अभी एविडेंसेस हैं अपनी सफाई में कुछ भी पेश करना चाहते हैं तो आप को जो है वो पूरा मौका दिया जाएगा। अच्छा, कहता है कि द लेटन मैक्सिम मीनिंग हेयर द अदर साइड द मोस्ट वाइटल कंपोनेंट ऑफ प्रोसीजरल फेयरनेस। ज़ाहिर सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि दूसरी पार्टी को सुनना। इट इस्टेब्लिश द राइट टू ऑफ द फेयर हेयरिंग इंश्योरिंग नो पर्सन इज कंडेम विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड देमसेल्व्स एंड द रूल इंटेल्स सीवरल कीज रिक्वायरमेंट। ठीक, नोटिस इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन टाइम एंड सफिशिएंट नोटिस टू केस अगेंस्ट देम। उसको चार्जेस एविडेंसेस एंड डेट ऑफ हियरिंग उसको बताई जाएगी, मतलब उसको नोटिस एक भेजा जाएगा और उसको बताया जाएगा कि भाई आपके खिलाफ ये इल्ज़ामात लगे हैं, आप आएँ, अपने गवाहान पेश करें। अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट अ केस, कि उसको एक मौका दिया जाता है कि वो अपने केस को जो है वो प्रेजेंट करें और आर्गूमेंट्स दे, रिस्पॉन्ड करे, जो भी आपके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनको जो है वो आप जवाब दें अगर आप अपनी सफाई में कुछ भी पेश करना चाहते हैं। एविडेंस बेस्ड डिसीजंस, द फाइनल डिसीजन जो है ना मस्ट बी बेस्ड ऑन सोलली ऑन एविडेंस प्रेजेंटेड एंड द आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा, कहता है कि जो डिसीजन होता है ना, जो फैसला लेती है कोर्ट, वो दो बातों पर ना बेस करती है। एक होता है एविडेंस, जो शहादतें जो वहाँ पर सबूत पेश किए जाते हैं वो, और एक होता है आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स जो वकील साहिबान आर्ग्यूमेंट्स देते हैं अपने केस को जीतने के लिए, ये दोनों बातें बहुत मैटर करती हैं केस को जीतने के लिए। और नोट द एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन पर्सनल नॉलेज ऑफ द डिसीजन मेकर। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि जैसे जज है ना, डिसीजन मेकर यहाँ पर कौन है, जज है। अब जज को ना इंटरनली उसकी जो जज साहिबान होते हैं ना उनको पता होता है कि अ, ये जो बंदा है इसी ने कत्ल किया है। जो जज होता है ना उसको पता होता है कि ये जो मेरे सामने खड़ा हुआ है इसी ने ही कत्ल किया है, और वो बेचारा जो जेल के अंदर है वो बेगुनाह है। जज की कुछ पर्सनल नॉलेज होता है, कुछ उसकी इंफॉर्मेशन होती है जो एक उसको बताती है कि ये जो है बंदा इसने किया है और इस बंदे ने नहीं किया। बट लॉ क्या कहता है, उसने तो फॉलो लॉ को ही करना है ना। लॉ कहता है कि आपने अपने एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन या फिर आपने अपनी जो नॉलेज है, पर्सनल नॉलेज जो आपको मालूमात फ्राहम की गई हैं, जो खुफिया मालूमात आपको पता है, आपने उस बेस पर फैसला नहीं करना। आपने फैसला करना है एविडेंस की बुनियाद पर, आपने फैसला करना है आर्गुमेंट्स की बुनियाद पर। ये दोनों चीज़ें आपने कंसीडर करनी है ड्यूरिंग
मेकिंग अ डिसीजन, तो आपने अपना जो नॉलेज है, एक अपनी इंटरनल मालूमात है, उनको कंसिडर नहीं करना। अब ये कहता है अ, देखिए इसमें ना एक एक चीज़ ये भी आती है कि जो होता है ना एक तगड़ी पार्टी का बंदा जिसने कत्ल किया है, और ये बेचारा माड़ा बंदा, गरीब बंदा, तो इसके पास शहादतें ये ख़रीद सकता है विद द पावर ऑफ मनी, और आर्ग्यूमेंट्स तगड़ा वकील कर लेता है। ठीक, तो जब इसकी दोनों चीज़ें होंगी तो अल्टीमेटली फिर फैसला इसके पास ही चला जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? अच्छा, फिर वो कहते हैं कि द रूल अगेंस्ट बियास नीमो जुडेक्स इन कोजासुआ। अच्छा, ये भी एक लैटिन की एक रूल है, मैक्सिम है। कहते हैं कि नो वन शुड बी अ जज इन देयर ओन कोज, यानी कोई भी ऐसा जज वो अपनी किसी भी मैटर में जज नहीं हो सकता। अपना अगर कोई इसका फैसला आ गया है, अपने किसी रिश्तेदार का फैसला आ गया है, कोई ऐसा मैटर आ गया है जिसमें उसकी पर्सनल इंटेंशन है, या ऐसा मैटर आ गया जिसमें उसकी पर्सनल जो मैटर्स जो है वो इन्वॉल्व हैं, तो वो बंदा एज अ जज, एज अ डिसीजन मेकर वहाँ पर नहीं आ सकता, वो फैसला नहीं कर सकता। जज जो भी होगा वो इम्पार्शल होगा, गैर जानिबदार होगा, किसी एक की तरफ उसका झुकाव नहीं होगा, वो किसी की तरफदारी नहीं करेगा, वो जो भी फैसला करेगा वो फेयरनेस पर मबनी होगा, इंसाफ पर मबनी होगा। और अगर फैसला करने वाले का केस किसी कोई लीगल, फाइनेंशियल या पर्सनल इंटरेस्ट है उसका, तो वो प्रिवेंट करेगा, वो इंटरेस्ट नहीं लेगा, उस केस में नहीं सुनेगा। इस रूल का मकसद क्या है? किसी को किसी पर फ़ौक़ियत ना दी जाए, ठीक? और किसी का इसमें कोई फाइनेंशियल स्टेक नहीं होना चाहिए, किसी की कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए कि वो उस केस को सुनने के दौरान, और जज जो है वो बिकना नहीं चाहिए, किसी से पैसे नहीं लेने चाहिए, हर लिहाज से वो इम्पार्शियल रहे, और जो कि ताकि जो इंसाफ है वो बरवक़्त, और अ, इंसाफ के तकाज़ों पर इंसाफ हो, और किसी की हक तलफी ना हो। की राइट्स फॉलोइंग फ्रॉम प्रोसीजरल फेयरेंस, इसमें क्या कहते हैं? राइट टू एन इम्पार्शल ट्रिब्यूनल, इसमें कहते हैं टू द टू पिलर्स ऑफ नेचुरल जस्टिस गिव राइज टू several essential procedural rights that are granted in most legal systems. Right to an impartial tribunal. The rights ensure that a case is heard by a neutral and unbiased decision making body free from any vested interest. Right to a counsel. ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि जो डिसीजन जो बना मतलब मेकर है, उसका किसी से भी कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, वो रिश्वत लेकर अपना फैसला ना बेचे। फिर कहते हैं कि राइट टू अ कौंसल, कौंसल यानी वकील कर सकता है। अब कोई भी केस है या कोई इंडिविजुअल है, कोई बंदा है, उस बात को इस उसको इस बात का इख्तियार है कि वो वकील करे और वकील की खिदमात हासिल करे, वो कर सकता है अगर वो करना चाहे, कि वो जो अपना जो प्राइवेट वकील है, एक होते हैं ना सरकारी वकील, और कुछ होते हैं वो कहते हैं कि हम अपना प्राइवेट वकील करेंगे, उनका मकसद ये होता है कि वो जो केस है वो इफ़ेक्टिवली प्रेजेंट किया जाए, ताकि उनके जो हकूक़ हैं वो सलब ना हो, इंसाफ का तकाजा जो है वो पूरा होना चाहिए, वक्त पर उनको इंसाफ मिले, और वरना फिर तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो राइट टू टाइमली जस्टिस, फिर आ जाता है राइट टू टाइमली जस्टिस। इसमें क्या कहते हैं? राइट टू टाइमली जस्टिस कहता है कि जस्टिस डिलेड इज़ द जस्टिस डिनाइड। वो इंसाफ जो कि डिले हो गया है, इसका मतलब है उसको इंसाफ मिला ही नहीं है। जैसे जैसे वही बात जो मैंने आपको बताई ना, कि जैसे जैसे साल गुजरते जाते हैं, एविडेंसेस वीक होते जाते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें चीज़ें भूल ही जाती हैं। वो अदालत में मतलब कहते हैं मुझे तो याद ही नहीं उस वक़्त क्या हुआ था,
मतलब सालों गुज़र जाते हैं। जब पेशियाँ होती हैं, कुछ मर जाते हैं, कुछ के ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ जाता है, कुछ बीमार हो जाते हैं और एविडेंसेस इतने कम बाज़ औक़ात फिर ये भी तो होता है ना कि जो जो केस को फ़ॉलो कर रहे होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, या जो पुलिस ऑफ़िसर्स होते हैं उनका ट्रांसफ़र हो जाता है या किसी की प्रमोशन हो जाती है। तो बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जो कि मैटर करते हैं कि जो डिसीजन के दरमियान में जो डिस्टर्बेंस जो क्रिएट हो जाती है, अब वो फिर उसको इंसाफ उस तरह से नहीं मिलता अगर हम टाइमली उसको फ़राहम ना करें इंसाफ। तो वो कहता है कि अगर कोई जैसे हमें आजकल के दौर में हमारी इतनी एज में हमें चीज़ें भूल जाती हैं, तो जब 70-70 साल बाद केस की सुनवाई होगी तो उनको क्या याद रहेगा, कि वो तो यही कहेगा तो उस वक़्त क्या हुआ था मुझे तो याद ही नहीं। उस वक़्त वो बंदा, उसको बंदे की शक्ल भी भूल जाती है उसको, जिसने उसको कत्ल किया होता है। तो हर चीज़ बहुत मैटर करती है। अगर आप लेट अ, उसको इंसाफ, फिर तो इंसाफ होता ही नहीं ना अगर आप लेट देते हो तो। राइट टू अपील नेक्स्ट है हमारे पास, एंड द लास्ट वन इज़ राइट टू अपील। अब देखिए हमारी जो अदालतें हैं उसने हर बंदे को, इंडिविजुअल बंदे को, हर फर्द को हक दिया है अपना केस लड़े, उसको सुना जाए, फिर जो है वो वकील कर सकता है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, ताकि उसके जो हकूक़ हैं वो सलब ना हो सके, बट ऐसा इम्प्लीमेंट नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। तो अपील में ये कहता है कि उसको अपील का हक दिया जाता है, कि जज का फैसला अगर उसको मंजूर नहीं है ना, किसी सिविल कोर्ट में गया, उसका फ़ैसला हुआ, अब वो बार-बार, हमने कल पढ़ा था कि वो बार-बार सिविल कोर्ट में ही, अगर उसको फ़ैसला सिविल कोर्ट से मिला है, तो वो सिविल कोर्ट में बार-बार अपील नहीं करेगा। इस बात का राइट नहीं है उसको कि वो बार-बार उसी अदालत में, उसी जज के पास, या उसी बेस पर, लेवल पर रहते हुए वो कहे कि नहीं, मुझे दोबारा जो है वो इसको सुना जाए, मुझे ऑब्जेक्शन है आपके फ़ैसले के ऊपर। अगर आपको सिविल कोर्ट के जो है फैसले पर एतराज़ है, तो आप जाएँ, हाई कोर्ट में जाएँ, आप वहाँ पर अपना मामला लेकर जाएँ। आप इससे अबव जो जजेस हैं उनको कहें कि मुझे इस मामले में इंसाफ दिलाया जाए। अगर आप इस पर भी एतराज़ है, इसकी भी बात पर आप, मतलब आपको मतलब डिस्प्यूट क्रिएट करते हो, या आप कहते हो कि मुझे तो इंसाफ मिला ही नहीं है, मुझे तो ये मंज़ूर ही नहीं है, आप एतराज़ करते हो, एग्रीव्ड हो जाते हो। एग्रीव्ड का मतलब पता है ना आपको, कि बंदा एग्रीव्ड हो जाता है, कि वो कहता है कि मुझे ये फ़ैसला काबिल कबूल नहीं है, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसला करती है, वो फिर क्या होता है, वो फाइनल कंसीडर होता है, फिर उसके बाद वो कहीं नहीं जा सकता। फिर जो फ़ैसला होता है वो दैट विल बी फाइनल, वैलिड होगा, नल एंड वॉइड कंसीडर नहीं किया जा सकता, और इसको कहीं पर चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। नॉट चैलेंज, चैलेंज नहीं किया जा सकता। सिविल कोर्ट का जो है वो हम कर सकते हैं, हाई कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट का चैलेंज कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट का कहीं पर भी चैलेंज आप नहीं कर सकते। रिव्यू फाइल कर सकते हो आप, यही वो जो बात मैंने आपको बताई है, ताकि इंसाफ की फ़राहमी में अगर कोई रुकावट आती है तो आपको कोई मसला ना हो, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी हो कि आपके केस की दोबारा सुनवाई जो है वो हो सके। तो होप सो आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। तो ये थी हमारा आज का लेक्चर, हमारा आज का स्टैट्यूट इंटरप्रिटेशंस क्या होती हैं, प्रोसीजरल जो फेयरनेस है वो क्या होती है। तो होप सो कि आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी क्वेश्चन हो आप एड्रेस आप पूछ सकते हो, आपके हर क्वेश्चन का एड्रेस किया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।